ओके। आज का शुरुआत तो अभी मैं कर रहा हूँ कैपिटल गेन रिवीजन के साथ। आवाज आ रही है फुल? कॉपी खोल लो अपनी कैपिटल गेन की। इस हेड का इंपॉर्टेंस मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। मई 25 के बच्चों के लिए कंफर्म 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 50 में से 8 बहुत ज्यादा होते हैं। तो शुरुआत करेंगे चार्जिंग सेक्शन 45। कैपिटल गेन की इनकम कब होती है? जब आप प्रीवियस ईयर में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं। इस भाषा से समझ में आता है कैपिटल एसेट का मीनिंग क्या होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 214 कैपिटल एसेट का मीनिंग बताता है। सेक्शन 214 का बेसिक लैंग्वेज है, हर टाइप की प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है सिवाय इनके। पहली प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट नहीं है, नाम है उसका स्टॉक इन ट्रेड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस की बाकी सारी एसेट कैपिटल एसेट है। बिजनेस की बाकी सारी एसेट को मैं 2-3 नाम देके पढ़ा चुका हूं आपको। डेप्रीशिएबल, डिडक्टेबल और ना तो डेप्रीशिएबल ना डिडक्टेबल। तीनों के एग्जांपल दूं? जैसे मशीन डेप्रीशिएबल, रिसर्च वाली मशीन डिडक्टेबल, 3 पे आता है। और जमीन लैंड ना तो डेप्रीशिएबल। तो कोई भी एसेट स्टॉक के अलावा हर चीज कैपिटल एसेट। और आपको ये पता ही है कि डेप्रीशिएबल एसेट के कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 50 काम आएगा और बाकी कैपिटल गेन के लिए सेक्शन 48 भविष्य आपको आता है। अगली चीज जो कैपिटल एसेट नहीं है उसका नाम है पर्सनल इफेक्ट। क्या होती है पर्सनल इफेक्ट? ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपने पर्सनल यूज के लिए रखी हुई, खुद के या अपने परिवार। तो इसका मतलब घर के टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गाड़ी घोड़े सब कैपिटल एसेट नहीं है। पर इसके 6 एक्सेप्शन है। कुछ तो मुंह खोल लो अब। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये 6 प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है। आगे बढ़ो। तीसरी चीज जो कैपिटल एसेट नहीं है उसका नाम रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में है वो कैपिटल एसेट नहीं है। कौन सा एरिया रूरल एरिया होता है? जो अर्बन एरिया नहीं होता। अर्बन एरिया का मतलब होता है, चुप रहो पकाओ मत। अर्बन एरिया का मतलब होता है, इतनी ताली बजा के तो तुम पैसे कमा सकते हो। तो अर्बन एरिया वो एरिया होता है जो उस जगह में है जिसकी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। और उस म्यूनिसिपैलिटी के कुछ एरियल डिस्टेंस की जमीनें भी अर्बन है। याद होगी सबको। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक है 2 किलोमीटर, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक है, 10 लाख से ज्यादा तो 8 किलोमीटर। ये अर्बन एरिया की डेफिनेशन। इसके बाद मैंने बोले थे कुछ गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है और स्पेशल बियरर बॉन्ड भी कैपिटल एसेट नहीं। पढ़ लेना नाम बोलू भी। फिर कुछ नोट्स बताए थे। पहला नोट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs के पास जो भी सिक्योरिटीज है किसी भी फॉर्म में पड़ी हो, ऑलवेज कैपिटल एसेट ही माननी है। चाहे स्टॉक के रूप में हो चाहे ना हो, ऑलवेज कैपिटल एसेट ही माननी। और अगला, ऐसे यूलिप
जो 1 फरवरी 2021 के बाद इशूड है, बोलो, और प्रीमियम 2.5 लाख से ज्यादा का है, उन यूलिप को भी आप कैपिटल एसेट माने। डन। कैपिटल एसेट के टाइप दो होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। AY 25-26 में कैपिटल गेन में अमेंडमेंट्स हुए, इस कारण से कानून के 2 हिस्से हो गए। 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट, 23 जुलाई 24 या उसके बाद। तो अगर 23 जुलाई 24 के बाद वाले लॉ की बात करूं, नया लॉ, तो लॉन्ग और शॉर्ट जजमेंट के लिए होल्डिंग पीरियड को बेस बनाना है, और देयर आर 2 टाइप ऑफ होल्डिंग पीरियड, 12-24। 12 महीने आपको देखने हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज पे, बाकी हर कैपिटल एसेट पे 24 पे। क्या इंटरप्रिटेशन है, सबको आता ही होगा। 12 मंथ या इससे कम होल्ड करोगे तो शॉर्ट लिस्टेड सिक्योरिटी तो, और ज्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग, बाकी सब में 24 में। जो लॉन्ग है, जो शॉर्ट है वो शॉर्ट है, बाकी सब लॉन्ग है। इसके बाद मैंने आपको कहां लिखाया था, कहां लिखाया, 23 जुलाई 24 के पहले के भी होल्डिंग पीरियड के नियम बताए थे, कहां चला गया, लिखा हुआ है। अच्छा, ये देखिए 23 जुलाई 24 के पहले के नियम, उसमें 3 पीरियड्स देखते हैं, 12, 24, 36। 12 मंथ देखते हैं 3 कैपिटल एसेट पे, रटे होंगे सबको, नाम रटने ही है मतलब। लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन म्यूचुअल फंड यूनिट एंड मार्केट लिंक डिबेंचर्स, यूनिट ऑफ यूटीआई ऑब्लिक इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, और जीरो कूपन बॉन्ड्स। इन पे 12 महीने देखने, 24 महीने 2 पे देखने, अनलिस्टेड शेयर और लैंड और बिल्डिंग। बाकी सारी कैपिटल एसेट पे 36 महीने। पुराना लॉ है, पुराना नहीं बोलते हैं अपन, इसलिए याद है। आगे, नॉर्मली होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है जिस दिन एसेट आपने खरीदी और जिस दिन बेची उसके बीच का डिफरेंस। पर कुछ केसेस में होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त कुछ नियमों का ध्यान रखें। नियम नंबर 1, ऐसे शेयर जो उस कंपनी के हैं जो कहां पे चली गई है, लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन वाली कंपनी के शेयर के होल्डिंग पीरियड निकालते वक्त लिक्विडेशन में एंटर होने के बाद का समय इंक्लूड नहीं करे। यानी होल्डिंग पीरियड किस दिन एंड हो जाएगा, जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या जिस दिन लिक्विडेशन कंप्लीट होगा, जिस दिन कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। अगला, बोनस शेयर का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट करोगे अलॉटमेंट के दिन से। राइट शेयर का होल्डिंग पीरियड भी स्टार्ट करोगे अलॉटमेंट के दिन से। राइट ऑफर का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट करोगे डिक्लेरेशन के दिन से। राइट ऑफर और राइट शेयर अलग अलग चीजें होती है, अब मैं वो हर एक चीज समझाऊंगा नहीं, रिवीजन है एक। आगे बढ़ो। ईसॉप में अगर आपको कोई शेयर मिलते हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन शेयर अलॉट हो। सबके पास लिखा होगा ये तो। अगर आपने अपनी स्टॉक को कैपिटल एसेट बना दिया है तो होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा जिस दिन कन्वर्जन हुआ। वो गुड़िया के गले से बीवी के गले में हार डालना है ना। अमालगमेटेड कंपनी के शेयर अगर आपको अमालगमेशन के बाद मिलते हैं तो उसके होल्डिंग पीरियड में अमालगमेटिंग के शेयर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड करेंगे। रिजल्टिंग कंपनी के शेयर के होल्डिंग पीरियड में डीमर्ज कंपनी के शेयर का होल्डिंग पीरियड भी ऐड करें। कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा मैं, बाकी सारे 49(1) के अंदर प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड ऐड करें। यही है ना, आगे बढ़िए भैया। कैपिटल गेन ट्रांसफर पे लगता है, और ट्रांसफर का मतलब केवल सेल नहीं हो सकता, बहुत कुछ है। तो क्या क्या ट्रांसफर में आता है भाई, सेल,
एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, अरे यही है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। इसका मतलब एक बार एग्जांपल दे देता हूं। आपने कैपिटल एसेट बेची तो भी ट्रांसफर है, आपकी कैपिटल एसेट गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली, ये भी ट्रांसफर है, दोनों पे ही कैपिटल गेन बनेगा। यही है ना मतलब। तो आगे आइए, सेक्शन 47 आता था जो कुछ ऐसे लेन देन बताता था जिसको अगर आप करते हैं तो इसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, इसलिए कोई कैपिटल गेन नहीं बनेगा इन लेन देनों पर। सबसे मेन लेन देन ही सबसे पहले नहीं है। पहला लेन देन तो सिंपल है, एचईएफ का पार्टीशन हो गया और उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी एसेट कहां पर, मेंबर्स को, तो इसे ट्रांसफर नहीं माने। गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस में एसेट देने को ट्रांसफर नहीं माने। होल्डिंग कंपनी अगर अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को एसेट दे या 100% सब्सिडरी अपनी होल्डिंग को दे, वाइस वर्सा, इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। तीसरा चौथा पॉइंट है ना, अमालगमेटिंग कंपनी अपनी कैपिटल एसेट अमालगमेटेड को ट्रांसफर करे तो भी इसे ट्रांसफर नहीं माने। सिमिलरली डीमर्ज्ड कंपनी अपनी कैपिटल एसेट रिजल्टिंग को ट्रांसफर करे, इसे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। और फिर शेयर होल्डर की बात करी थी मैंने, अमालगमेशन के बाद अमालगमेटिंग के शेयर होल्डर्स को अमालगमेटेड के शेयर मिल जाते हैं, पता है, इस लेन देन को भी ट्रांसफर नहीं माने। इस क्योंकि एक्सचेंज हुआ है, शेयर एक्सचेंज हुए, एक्सचेंज तो ट्रांसफर होता है, क्या कोई टैक्स देना पड़ेगा? नहीं, पर एक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, बदले में केवल क्या मिलने चाहिए? शेयर। अरे बराबर। सिमिलरली डीमर्जर के बाद डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर को किसके शेयर मिल जाते हैं? रिजल्टिंग के। क्या इस पे कोई टैक्स देना पड़ेगा? ट्रांसफर मानेंगे? जवाब है इसको भी नहीं माने। अगर कोई नॉन रेसिडेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांसफर करता है आउटसाइड इंडिया किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। कोई इंडिविजुअल अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई के द्वारा जो इशूड है इस टाइप के, उसको रिडीम करवाता है, तो इसे भी ट्रांसफर नहीं माने। यहां पे मैंने आपको बोला था कि ये जो गोल्ड बॉन्ड है ये कैपिटल एसेट है, क्योंकि कुछ गोल्ड बॉन्ड ऊपर कैपिटल एसेट नहीं है। अगर ये कैपिटल एसेट नहीं होता तो यहां पे जरूरत ही नहीं होता लिखने का, बोला था मैंने। तो ये गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट तो है, पर इसके रिडम्पशन पे टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये 47 का लेन देन बन गया। बोलो कौन सा लेन देन? ये सबसे काम का था। अगर आपने अपनी कोई ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन का ट्रांसफर करा है किसी यूनिवर्सिटी को, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी वगैरह को, तो ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये अगले दो भी बहुत काम के हैं। डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करवाया है, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराया है, ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये सभी लेन देन पे कोई टैक्स नहीं देना, पर ये ध्यान रखते रहना, डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट करा है, इस पे कोई टैक्स नहीं है, पर वो कन्वर्टेड शेयर बेच दिए, वो टैक्सेबल है, वो कैपिटल गेन में आ जाए। कैपिटल गेन निकालने का तरीका क्या है? इसमें भी दो तरीके बता देता हूं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। 23 जुलाई पहले जो एसेट ट्रांसफर करी उसका तरीका, और 23 जुलाई 24 के बाद जो एसेट करी उसका तरीका। पता ही है सबको कितने टाइप के कैपिटल गेन निकलेंगे? शॉर्ट, लॉन्ग। एसटीसीजी निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ज्यादा बारीकी से पढ़ नहीं रहे, सेल माइनस कॉस्ट। दो टाइप की कॉस्ट है, सीओए, सीओआई। ट्रांसफर के खर्चे भी ऊपर आप लेस करें। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है तो फिर सेल माइनस इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्सेशन करने के लिए आपको सीआई नंबर का जरूरत पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी पता है। बेस ईयर उसका 1-2 है जिसका नंबर 100 है, और आपका रिसेंट ईयर 24-25 है जिसका नंबर 363। अरे डन है, पर
23 जुलाई 24 या उसके बाद अगर आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी लॉन्ग टर्म वाली, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बेसिक कानून यही है। यानी अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कैसे निकालना है, सेल माइनस कॉस्ट। बट इसमें एक फेवर दिया है, अगर आप लैंड और बिल्डिंग का ट्रांसफर करते हैं, इंटर में लैंड और बिल्डिंग से खेलेंगे अब, है ना। अगर आप किसका ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप विदाउट इंडेक्सेशन गेन निकालिए और एक बार विथ इंडेक्सेशन गेन निकालिए। अगर आपको लगता है विथ इंडेक्सेशन गेन पे जो टैक्स आ रहा है वो कम है, तो आप ये ऑप्शन चुन सकते हो। पर ध्यान रखना, विथ इंडेक्सेशन टैक्स रेट 20 है, विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स रेट 12.5। सबको पता है, एग्जाम में जब क्वेश्चन करो तो मैंने पहले ही बोल दिया क्या करना है। केवल क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट कैपिटल गेन और नया लॉ लग रहा हो, तो बिना इंडेक्सेशन के गेन निकालो, कोई सी भी एसेट हो। बोलो। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट कैपिटल गेन एंड टैक्स, तो इनकम तो विदाउट इंडेक्सेशन ही निकालना मेन आंसर की, पर एक वर्किंग नोट में फिर इंडेक्सेशन करके गेन निकाल के टैक्स निकाल के फिर कंपैरिजन करके आपको शो करना पड़ेगा। बोलो यार। चलिए, ये सब हो गया, सब माथा बुड़ी टोरे। इसके बाद अगला पड़ाव चालू हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ सीओए एंड सीओआई, सेक्शन 49 एंड 55। बोलो सब। सबसे पहला कानून सबसे मेन है, ऐसी कैपिटल एसेट जो आपने कब खरीदी हुई है 1401 से पहले, उसकी सीओए होगी, एक्चुअल सीओए, और 1401 की एफएमवी विच एवर इज हायर, लोअर नहीं हायर है। और इसमें सबसे मेन ट्विस्ट, अगर कैपिटल एसेट लैंड और बिल्डिंग है तो 1401 की एफएमवी कैन नॉट एक्सीड 1401 की स्टाम्प। अरे याद है लो। इसके बाद 1401 से पहले के जो इंप्रूवमेंट्स आपने करा है इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे, इग्नोर, कभी माइनस मत कर, सीओआई नहीं है वो। अरे डन है, आगे बढ़ जाओ। सेकंड, बोनस शेयर की कॉस्ट इजी है, अगर कब अलॉट हुए 1401 से पहले तो कॉस्ट होगी 1401 की एफएमवी, और बाद में अलॉट हुए तो कॉस्ट होगी 0। राइट शेयर की कॉस्ट दो ऑप्शन है, ओरिजिनल पर्सन ने खरीदे, किसी और ने खरीदे। मैंने खरीदे, लाठी सर ने खरीदे, याद आ गया। ओरिजिनल खरीदेगा तो पीपी ऑफ शेयर, कोई और खरीदेगा पीपी ऑफ शेयर प्लस पीपी ऑफ ऑफर, क्योंकि ऑफर भी खरीदना पड़ेगा उसको। राइट ऑफर का कॉस्ट ऑलवेज, और इसमें गेन भी ऑलवेज क्या आएगा, शॉर्ट, क्योंकि इसका नेचर कभी लॉन्ग हो ही नहीं सकता। ईसॉप वाले शेयर का कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एफएमवी जो परक्यूसेट की वैल्यू के लिए काम ली। बोलो आपस से कॉस्ट क्या है, तेज बोलो। जो सैलरी में परक्यूसेट की वैल्यू के लिए काम ली, मतलब कौन सी एफएमवी, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अरे क्लियर है। अगर डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करा लिया तो कन्वर्टेड शेयर की कॉस्ट वही है जो डिवेंचर की कॉस्ट है। अरे डन। इसी तरह से प्रेफरेंस को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लिया तो कन्वर्टेड शेयर की कॉस्ट वही है जो प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट। बोलो मुंह से। अमालगमेटेड शेयर की कॉस्ट जो अमालगमेटिंग शेयर की कॉस्ट। अरे डन है। अगर इन्वेंट्री को कन्वर्ट करके कैपिटल एसेट बनाया तो उस कैपिटल एसेट की कॉस्ट वो है जो इन्वेंट्री की कन्वर्जन के दिन क्या थी, एफएमवी, और इसी एफएमवी को बीएनपी की इनकम बनाते हैं 28 में। अरे बोलो। और 49(1) सबसे मेन, 49(1) वाली सीए की कॉस्ट होगी जो पीओ की कॉस्ट, और इसमें केस लो काम आता है वाला इंडेक्सेशन फ्रॉम पीओ। बोलो सब। और इंटेंजिबल पे आ जाओ। इंटेंजिबल जो भी मैंने लिखवा रखी है आपको, गुडविल ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, ये सब कैपिटल एसेट है बेटा, और इनकी कॉस्ट होगी। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो 0, परचेज करी तो परचेज प्राइस। डन है। इन इंटेंजिबल्स पे 1401 वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्या है 1401 वाला लॉ,
अब समझो, एग्जाम्पल सुन लो पहले। गुडविल खरीदी 1401 से पहले 1 लाख में। अरे खरीदी है तो कॉस्ट परचेज प्राइस होती है, पर कब खरीदी? तो 1401 के पहले वाला लॉ क्या कहता है भाई? विच एवर इज हायर को मानना है कॉस्ट। पर यहां पे नहीं करोगे आप, इसकी सीओ अभी भी 1 लाख ही रहेगी। हायर वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और एक और फाइनल बात, कुछ इंटेंजिबल मैंने लास्ट में लिखवाई थी आपको, याद करो। ये वाली सारी, ये वाली इंटेंजिबल का सीओआई ऑलवेज क्या लिया जाएगा? नील। जनरल लॉ ऑफ सीओआई क्या है? अरे भाई मेन लॉ सीओआई का क्या कहता है? 1401 से पहले के सीओआई इग्नोर करो, बाद वाले माइनस करो। पर इन इंटेंजिबल में कोई सा भी सीओआई हो, पहले का बाद का, ऑलवेज इग्नोर करो। अरे डन है, ठीक है। और ये सब पढ़ाओ करके फिर आए थे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन स्पेशल केसेस। ये वाला पढ़ाओ अपन अगली क्लास में, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो पार्ट 1 को इधर ही अभी करते हैं ओवर।